रागिनी जी, आप ही के साथ शुरू करती हूं। मुझे लगता है गुमान और घमंड के बीच में एक बहुत बारीक सी लकीर होती है। क्या आज आपके महाराष्ट्र के नेता नागपुर में चूंकि महासम्मेलन हो रहा है तो उस लकीर को लांघ गए? अगर अशोक चव्हाण तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोई छोटे मोटे नेता है नहीं। आपने संजय राउत को सुना, वो कह रहे हैं ये छोटे नेता नहीं होंगे। ये इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? फिर आप लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले लड़ा रहे हैं। ये तो आपस में ही आप लोग भिड़ रहे हैं। अंजना जी, सबसे पहले तो आज कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के दिन हल्ला बोल देख रहे कांग्रेस के हर संघर्ष के साथी को इन पंक्तियों के साथ मैं मन की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वर्षों तक देश में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप घाम पानी पत्थर कांग्रेस आई कुछ और निखर सौभाग्य न हर दिन सोता है। सुनिए अंजना जी, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। और शुरू करती हूं मैं आपकी आज की टैगलाइन से, जिसमें आप कह रही हैं कि बिगुल बज गया है 2024 के चुनाव का। और मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है, शंखनाद हो गया है, बिगुल बज गया है। और ये चुनावी रण कितना भीषण होने वाला है महाराष्ट्र में ही देख लीजिए। नागपुर में कांग्रेस पार्टी की आज जो रैली हुई है तैयार हम, उसमें लाखों लाखों लोगों का जो जन सैलाब उमड़ा है, उसने इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि ज्वार कहां आ रहा है और भाटा किस तरफ होने वाला है। बहरहाल आपने एक स्पष्ट प्रश्न मुझसे पूछा, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है अलायंस कोऑर्डिनेशन के लिए, जिसमें अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, मुकुल वासनिक जी, सलमान खुर्शीद जी और मोहन प्रकाश जी हैं। और किस तरीके से किस प्रदेश में क्या कितनी संख्या में सीट बंटवारा होगा, इसका विशेषाधिकार इस कमेटी के पास है। और इसके अलावा जो व्यक्ति भी, चाहे वो कोई कांग्रेस का नेता हो या कार्यकर्ता हो, बात कह रहा है, वो उस व्यक्ति का अपना मत है, अपनी ओपिनियन है। और देखिए, मुझे लगता है कि कल की बैठक से पहले ये अटकलें लगाना और बार बार नेशनल मीडिया की ये अटकलें लगाना कि सीट बंटवारा नहीं हो पाएगा, किसी ना किसी तरीके से अलायंस विफल हो जाएगा, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और इसी के साथ साथ जो भाजपा के नेताओं की आप छोटी क्लिप्स दिखा रहे थे, तो मुझे लगता है कि बैठकर थर थर कांप रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए और कहीं किसी तरीके से मनमुटाव दिख जाए किसी दल के बीच में, तो ये समझ लें कि अब हमारी नैया वैतरणी से पार लग जाएगी। इस तरीके की अफरा तफरी भाजपा के खेमे में मुझे स्पष्ट दिख रही है। और एक बात और, कांप कौन रहा है रागिनी जी? समझी नहीं मैं, कौन कांप रहा है? अरे भाजपा के जो लोग कह रहे हैं ना कि अरे इनकी नहीं बनेगी, उनकी नहीं बनेगी, अब तो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। अच्छा, संजय निरुपम जी ने जो बोला और जो अशोक चव्हाण जी ने बोला, उस पर तो आप आ ही नहीं रही हैं, उससे भाग रही हैं। मैंने तो आपसे कहा, मैं कहाँ भाग रही हूँ, मैं तो नहीं बैठी हूँ। मैंने आपसे कहा नेता नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना ही तय करेगी क्या होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी मिलकर तय करेंगे कि क्या होगा। और मैंने आपसे कहा कि एक कमेटी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। इसके अलावा जो व्यक्ति भी कुछ कह रहा है वो उसका अपना मत है। और कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। अशोक चौहान जी को भी ये कहने का अधिकार है कि कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ना चाहिए। ये एनसीपी को भी कहने का विशेषाधिकार है। और कल संजय राउत जी को भी अधिकार मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अंदर बैठकर मीटिंग में जो नेता कह दिया है, दुबे जी को दिखाइए, दुबे जी को कह सकते हैं कि उनको क्या चाहिए। उसके बाद दोनों दल आपस में मिलकर ये निर्णय लेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहां पर अमित शाह और मोदी जी के अलावा किसी को कुछ कहने का ही अधिकार नहीं है। वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके मुख्यमंत्री भी चुन सकते हैं। सुधांशु जी जब आएंगे तो इसका जवाब वो देंगे। आनंद दुबे जी, सचिव भी चुन सकते हैं। संजय राउत जी को ठीक है, रागिनी जी अब हो गया। रागिनी जी प्लीज, अब इसको मोनोलॉग नहीं प्लीज मैम। आनंद दुबे जी वो कह रही हैं कि कमेटी तय करेगी, लेकिन संजय निरुपम वहां के बड़े नेता हैं और अशोक चव्हाण तो सीएम रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पास 23 लोग नहीं है जिनको आप 23 सीट पर चुनाव लड़ा सके। गलत कह रहे हैं क्या? संजय राउत कह रहे हैं कि अब हम बड़े लोगों से बात करेंगे। अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। अब ये उनके विवेक बुद्धि पर मैं छोड़ता हूं, संजय निरुपम जी के और अशोक चौहान जी के। देखिए, हम राष्ट्रीय पार्टी से जब बात करते हैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करते हैं। हम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के संपर्क में हैं, राहुल गांधी जी के संपर्क में हैं, सोनिया गांधी जी के संपर्क में हैं, हम केसी वेणुगोपाल जी के संपर्क में हैं। जब हमारी बात होती है तो उस लेवल पर होती है, हमें कितनी सीटें लेनी है, हम कितनी जीत सकते हैं। समझ नहीं आ रहा दुबे जी, ये आपका आनंद खराब करने के लिए ये लोग छुट्टी काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं?
नहीं नहीं नहीं, देखिए हम बड़े हृदय वाले नेता लोग हैं, हमारी पार्टी बड़े दिल वाली है। ऐसे लोग जो कुछ कहते होंगे वो कहते होंगे। हम बात करते हैं कि कौन सीटें जीत सकता है, कितनी सीटें जीत सकता है, 2019 में किसके पास कितने वोट ऑफ परसेंटेज थे। इन सबको देखते हुए शिवसेना महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पास 23 सीटों, हम 23 पर लड़कर 18 जीते थे। ठीक है, कुछ व्यक्ति शरीर लेकर कहीं चले जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि विचारधारा भी चली जाती है। अरे जो जो गए हैं उनके पास तो एक वोट भी नहीं है। हमारा कैडर इतना मजबूत है कि जहां से चाहिए वहां से सांसद खड़े कर देगा। हमारे शिवसेना के बारे में कहा जाता है कि नेताओं के जाने से कुछ नहीं होता जब तक हमारा शाखा प्रमुख, हमारा गठ प्रमुख कहीं नहीं जाता। तो वो लोग धरातल पर हमारे साथ हैं। और हम, आप देखिएगा कि हम जो 23 सीटें मांग रहे हैं वो इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि 23 की 23 सीटों पर पिछले 10 वर्षों से हमारे काम करने का एक तरीका रहा है, हमारा वहां कैडर रहा है, हमारी नींव मजबूत रही है। इसके लिए हम तो ज्यादा भी मांग सकते हैं, लेकिन चूंकि हम एक गठबंधन में, एक परिवार में है, कुछ और लोग हैं, उनको भी लड़वाना है ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। और हमारा जो मेन इस समय रणनीति यही है कि एक सीट एक उम्मीदवार, क्योंकि सब जानते हैं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना तीनों मिलकर लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में 3 या 4 सीट भी जीत पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि दुनिया परसेंटेज पे बात करती है। 2019 में 27% भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया था, हाँ। और 21 के करीब हमने लिया था। तो ये सामूहिक जीत हुई थी बीजेपी और शिवसेना की। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 41 सीटें वो अकेले जीते थे, तो उनका भ्रम है जो इस बार 2024 में टूटने वाला है। और सभी सर्वे भी यही कह रहे हैं कि इस बार करीब करीब 38 सीटें महाविकास आघाड़ी जीतेगी, हाँ। और 10 सीटें ही एनडीए जीतेगी। तो ठीक है। बस खाली ये जो आपसी प्रेम भाईचारा है ये 24 तक बना रहे, और हमारा जो संपर्क है वो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। इसके लिए हमें फर्क नहीं पड़ता कि राज्य में कौन क्या कह रहा है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि राज्य में कौन क्या कह रहा है, आप लोग हाई लेवल नेताओं से बातचीत करते हैं। अच्छी बात है दुबे जी। बृजमोहन जी वो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता अशोक चव्हाण क्या कह रहे हैं या संजय निरुपम क्या कह रहे हैं। ये लोग सीधा टच में है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और बड़े नेताओं से। अंजना जी, अभी मैं बहन रागनी को सुन रहा था, उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली कि एक कमेटी बन गई है जो फैसला करेगी, कोऑर्डिनेशन करेगी अपने साथियों के साथ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक चौहान साहब को नहीं सुनाई दिया। वहां पे निरुपम जी को नहीं पता लगा कि कांग्रेस का हाईकमांड ये फैसला ले चुका है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों के बीच में इतना कम्युनिकेशन गैप है कि ये अपने विद इन द पार्टी, कांग्रेस के अंदर ही जब अपने साथियों को ये संवाद नहीं दे पा रहे, उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे, तो इन INDIA की जो दीगर पार्टियों के जो नेता हैं उन तक इनकी बात कैसे पहुंचेगी, यही तो एक मुद्दा आ गया है देश के सामने। आपने अपनी बात की शुरुआत की कि किसकी बत्ती गुल, तो मैं तो ये कहूंगा कि INDIA की बत्ती गुल हो चुकी है। ये उस अंधेरे में ये लोग भटक रहे हैं, किसी को नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, कोई ये नहीं जानता कि किधर जाएंगे। अभी मैं भाई आनंद जी को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि हम तो ऊपर वालों से बात करेंगे। संजय राउत जी अपनी बात कह रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि INDIA के पास, कांग्रेस के पास, शिवसेना के पास कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है कि आने वाले दिनों में, जो 2024 तो करीब आ गया है, मैं सोचता हूं शायद मार्च के आखिर तक इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो अब से अगर मैं गिनती करूं तो मुश्किल से 90 दिन बचे या 100 दिन बचे। तो 100 दिन की तैयारी इनकी क्या है, यही तो देश पूछ रहा है, यही हम लोग पूछ रहे हैं। कि लोकतंत्र की बात करते हैं, अभी इन्होंने न्याय यात्रा की शुरुआत की है। 1 साल पहले जो यात्रा शुरू की थी, अब घूम फिर के वापस वहीं पहुंच गए, फिर वही यात्रा। इसके पहले खेल रहे थे बैठक, कभी पटना में बैठक, तो कभी बेंगलोर में बैठक, तो कभी मुंबई में बैठक, तो कभी दिल्ली में बैठक। अब बैठक के बाद शुरुआत हो गई यात्रा। तो ये यात्रा का अंत क्या है, और इस यात्रा के बाद जिस क्षेत्र से यात्रा निकलती है उसके बाद का कभी इन्होंने मूल्यांकन किया है कि वहां की क्या नागरिकों के जीवन में किसी प्रकार का। ठीक है, मैं जवाब रागिनी जी से लेती हूँ, उसके बाद दुबे जी आऊंगी। रागिनी जी, मतलब देखिए, चाहे वो संजय राउत हो या फिर दुबे साहब हो, ये लोग सीधा कह रहे हैं कि 23 सीटें चाहिए। आज भी संजय राउत ने आज तक से इस खास बातचीत में क्या कहा है कि 23 सीटों पर मतलब चुनाव वो लड़े पिछली बार भी, और 18 सीटें उनकी है। वो कह रहे हैं कि हमारा जो पार्टी है वो इंटैक्ट है, उनको 23 सीटें चाहिए।
तो एक तो इस पर आपका क्या कमिटमेंट है? वो 23 सीटें मांग रहे हैं 48 में से, और यहां पर आप देखिए ना, यूपी में 80 सीटें हैं, यहां पर 48 है, सबसे ज्यादा सीटें यूपी में 80, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है 48, दोनों मिला लीजिए 128 सीटें हो गई। वहां पर अखिलेश वखिलेश कह देते हैं कमलनाथ, जिसको लेकर अखिलेश नाराज हो जाते हैं। यहां पर शिवसेना के साथ आप लोग खुद ही इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो फिर कौन बचाएगा मझधार को? कितना बीजेपी पर सब कुछ डालिएगा? अपने नेताओं को भी तो समझाइए। अंजना जी, आपने एक कहावत सुनी होगी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कल की बैठक के बाद पता चलेगा। बहरहाल आप बार बार बहुत ही जोर देकर ये कह रही हैं कि एक नेता ने ऐसा कहा, दूसरे नेता ने ऐसा कहा, उसका क्या तर्क है? मैं फिर से कहती हूँ कि एक लोकतांत्रिक इंडिया गठबंधन में हर नेता को अपनी बात कहने का पूरा पूरा अधिकार है। अब देखिए, मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी वो कहती है कि पंजाब में हम एक्स नंबर ऑफ सीट्स पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो अपनी बात कहेंगे ना। उनकी बात का कहना या संजय राउत जी की बात का कहना या अशोक चौहान जी की बात का कहना अंतिम निर्णय नहीं है। लेकिन जिस नहीं तरह देंगी, मतलब 23 सीटें नहीं देंगी, नहीं देंगी, ऐसा लग रहा है आपकी बात। देखिए, मैं बोलती हूँ तो आपको मोनोलॉग लगता है और आप टोकती हैं, बाकी लोगों का मोनोलॉग नहीं लगता, बड़ा विचित्र है। पर सुन लीजिए, नहीं तो फिर बात का तारतम्य नहीं रहता है। तो क्या होगा, ये कल बैठक में सभी दल मिलकर निर्धारित करेंगे। बहरहाल नेता अपनी व्यक्तिगत राय में क्या चाहते हैं, अपनी पार्टी का क्या आकलन है, कितनी सीटों पर उन्हें लगता है कि उनके पास उम्मीदवार हैं और जीत सकते हैं, ये कहने का अधिकार हर नेता के पास है, और इसे कांग्रेस पार्टी सुरक्षित करेगी। एक बात और कह दूं, फिर आप सुधांशु जी के पास चली जाइएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में अपने आप को उस धागे की तरह देखती है जो बिखरे हुए मोतियों को पिरोकर एक खूबसूरत हार बनाकर भारत माता के गले पर 2024 में चढ़ाने वाली है। हम सूत्रधार हैं और हम उसी तरह हम ये मानते हैं कि फलदार वृक्ष झुकता है। तो एक नफरत के फरमान भरी आरएसएस और भाजपा की विचारधारा को हराने के लिए हमें अगर थोड़ा झुकना भी पड़ेगा तो उसके लिए हम तैयार हैं। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी लगातार कह चुके हैं। आज राहुल जी ने फिर कहा कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई। ठीक है, हाँ, वो हमने सुना दिया था। अब सुधांशु जी से जवाब सुन लेते हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रही है नफरत के बाजार में, वही जो राहुल जी ने भी कहा है। थोड़ा सा जूम इन करा दीजिए, सुधांशु जी का चेहरा छोटा दिख रहा है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वो खोल रहे हैं। वो कह रही है फलदार वृक्ष है, अगर झुकना भी होगा तो झुकेंगे, हमारे लिए घाक लगाकर बीजेपी ना रहे कि हम आपसी फूट में टूटने वाले हैं। दूसरा, आप लोग मिशन साउथ पर जो निकल पड़े हैं उस पर भी बताइएगा। मैं बताता हूं। देखिए, रागिनी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस पार्टी एक सूत्र की तरह है जो एक हार बनाना चाहती है, मगर यही तो समस्या है कि इनके गठबंधन का कोई भी सदस्य हार मानने को तैयार नहीं है। मतलब वो हार ही नहीं मानने को तैयार है कि मैं कोई सीट दूंगा, और उसके बाद हार भी है तो उसे कांटों का हार नजर आता है। क्योंकि उत्तर से दक्षिण तक देखें तो जहां इंडिया गठबंधन है वहां पे तो हार ही हार और जीत किसकी सब जगह। कश्मीर से आप शुरू करिए, कश्मीर में तो गुपकार गठबंधन है तो वहां तो कोई मुद्दा ही नहीं था। जरूरत थी पंजाब में तो है नहीं, हरियाणा में बीजेपी से सीधी लड़ाई है। अब बताइए, यहां इनको दिल्ली में जरूरत है तो वहां है नहीं। उत्तराखंड में कांग्रेस से सीधी लड़ाई है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सीधी लड़ाई, इंडिया गठबंधन का मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में सपा सीधी लड़ाई है, कांग्रेस का मतलब नहीं है। तो भाई, और दक्षिण तक आ जाइए, तेलंगाना में गठबंधन नहीं है, वाईएसआर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं है, आंध्र में, तमिलनाडु में पहले डीएमके के साथ था, केरल में आपस में लड़ाई है कम्युनिस्ट। भाई, ये इंडिया गठबंधन है कहां? मुझे तो लगता है इस हार को तलाशने में बड़ा मुश्किल लगेगा। और जो अब इन्होंने एक और बात कही कि राहुल गांधी जी ने ये बात कही कि ये विचारधारा की लड़ाई है, देखिए बिल्कुल सही कहा है। वो क्या कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये दुकानदार बनना चाहते हैं क्योंकि दुकान में तिजारत होती है, और हम तो वो कहते हैं अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में भी रहे। हम मंदिर के रूप में मंदिर बनाना चाह रहे हैं, ये दुकान बनाना चाह रहे हैं। तो दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए ये विचार की लड़ाई है। तो निश्चित रूप से विचार की लड़ाई को देश की जनता बहुत विचारपूर्ण ढंग से अपना निर्णय देगी, और हम आश्वस्त हैं कि हमारे पक्ष में।